औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो कुरान पाक किताब है ये हर किस्म के शक व शुबा से बालातर किताब है। इसमें हदायत है उन लोगों के लिए जो कि अल्लाह से डरते हैं, यानी परहेज़गार हैं, जो ईमान बिल गैब रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ अल्लाह ताला ने इन्हें रिज़्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। सदाकल्लाहुल अज़ीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का है और LLB पार्ट 1, यानी कि जो पार्ट 1 है ये उनके लिए लेक्चर है। पार्ट 1 जो पहला साल है, ठीक है। इसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि कल्चर बेसिकली क्या चीज़ होती है। हमारा जो टॉपिक है सिलसिले में वो कल्चर है। कल्चर की दो बड़ी टाइप्स होती हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। उसके बाद हम इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली जो कल्चर है वो क्या है। कल्चर की डेफिनेशन ये है, बल्कि इसका थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन थोड़ा तारीखी हवाले से पहले पढ़ते हैं ताकि आपको भी ज़रा समझने में आसानी रहे और मुझे भी समझाने में आसानी रहे। द स्टडी ऑफ कल्चर was first used by the pioneer English anthropologist Edward B. Taylor। तो सबसे पहले ये जो एडवर्ड बी टेलर है इसने कल्चर जो है इसकी जो स्टडी वो की थी, कब की थी। ही रोट ऑन कल्चर इन 1871 को इसने इसके हवाले से लिखा था। ये सब ले लूं, ये रहने। 1871 में अब देखना ये है कि उसने क्या कहा था कल्चर के हवाले से। सबसे पहले इसका जो पायनियर है उसका नाम था एडवर्ड बी टेलर। इसने कल्चर के हवाले से 1871 में लिखा। इसकी एक बहुत मशहूर ज़माना किताब थी प्राइमेटिव कल्चर, जो कि 1871 को पब्लिश हुई। उसमें पहली बार इसने लफ्ज़ कल्चर का इस्तेमाल किया, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसने कल्चर के बारे में क्या लिखा। ही सेट अबाउट कल्चर दैट कल्चर is the
complex culture is the complex whole which includes knowledge, beliefs या belief, beliefs, arts, law, morals, custom, and any other capabilities सलाहियतें हैं, capabilities and habits acquired by man as a member of society. This is the complete definition of यानी कल्चर। तो कल्चर की डेफिनेशन क्या हुई? यानी कि यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये उसके नज़दीक तारीफ है। कल्चर इज़ द कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स, कहता है कि जो कल्चर होता है, जो तहजीब होती है, ये एक बहुत ही पेचीदा अमल होता है जिसमें इल्म, नॉलेज से मुराद इल्म, बिलीफ से मतलब अकायद, आर्ट्स का मतलब फ़नून लतीफ़ा, और आर्ट्स के बाद आगे आ जाएगा लॉ, LAW लॉ, कानून, कवानीन, मॉरल्स इखलाकियात, कस्टम रसूमात एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़, और दूसरी जो सलीतें हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, एंड हैबिट्स और आदतें, अक्वायर्ड बाय मैन जो कि एक इंसान हासिल करता है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, माशरे का फ़र्द बन के, जो कि एक इंसान माशरे का फ़र्द बन के हासिल करता है। अब उसके बाद आगे होगा ये तो होगी जो उसने तारीफ की थी। अब हम यहां पर बात करेंगे मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर की। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, मटेरियल और नॉन मटेरियल जो कल्चर है, अब हम उसकी बात करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है जी, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो सबसे पहले बात आएगी मटेरियल कल्चर की। मटेरियल कल्चर वो कल्चर है MATER मटेरियल कल्चर
मटीरियल कल्चर मटीरियल कल्चर कौन सा होता है जी? मटीरियल कल्चर refers to the physical objects, फिजिकल जिनको हाथ लगा सकते हैं, रिसोर्सेज एंड स्पेसीज that people use to define their culture. यानी material culture refers to the physical objects, resources and spaces that people use to define their culture. These includes, इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है? These includes homes, इसमें घर शामिल हैं, सिटीज शहर शामिल हैं, स्कूल शामिल हैं, मास्क्स वो शामिल हैं, ऑफिस वो शामिल हैं, फैक्ट्रीज वो शामिल हैं, प्लांट्स वो भी शामिल हैं, प्लांट्स शामिल हैं। यानी कि जो चीज़ें हम फिजिकली देख सकते हैं उसमें मतलब टूल्स वगैरह भी आ जाएंगे, जो औजार होते हैं वो भी शामिल हैं। और क्या आ सकता है जी, ज़रा सोचें आप भी। इवन के जो स्टोन्स होते हैं वो भी आ सकते हैं, और इसके अलावा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी आ सकते हैं। प्रोडक्शन ETC। तो ये सारे का सारा होता है, यानी मटेरियल से मुराद वो जो मादा होता है। हमारे माशरे के इर्द गिर्द जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, इसमें हाउसेस भी हैं, होम्स भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, स्कूल भी हैं, जो जो चीज़ें भी मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि इंग्रेडिएंट्स वगैरह से बनी हुई हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनी हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर ये सब कुछ शामिल है, यानी कि मटेरियल के अंदर। अब अगले सफ़े पे जाके हम इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी रहे। ये ठीक है ना। अब ये मटेरियल कल्चर रेफर्स टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिसोर्सेज हैं, वसाइल एंड स्पेसीज हैं दैट पीपल यूज टू डिफाइन देयर या डिफाइन देयर कल्चर। आप आगे लिखना चाहिए था, यानी अपने कल्चर को वो डिफाइन करते हैं, डिफाइन देयर कल्चर। अच्छा, अब इसके बाद द सेकंड वन इज also very important and I am going to tell you, that is called नॉन कल्चर। एवन का आपकी जो खुराक है, जिसमें आप अंडिया बनाते हैं, जिसमें एवन का आप चावल बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, खीर बनाते हैं, खीर मिक्स बनाते हैं, ये सब जितनी चीज़ें ना बच्चों, ये सारी की सारी, क्योंकि ये फिजिकल एक बॉडी रखती हैं,
तो ये जो आपकी जितनी फूड है ये भी इसके अंदर आ जाती है, यानी कि जो मटेरियल कल्चर है। तो नॉन मटेरियल जो कल्चर है उसमें क्या क्या आता है? जो नॉन मटेरियल कल्चर है उसमें इसकी अभी मैं डेफिनेशन आपको अभी करवा रहा हूं। नॉन मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर रेफर्स टू, ये किस चीज को बयान करता है? टू दी नॉन फिजिकल ideas that people have about their culture, इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या चीज शामिल है? इंक्लूडिंग बिलीफ्स, इसमें बिलीफ्स आ जाते हैं, आइडियाज आ जाते हैं, और इसमें क्या कुछ आ जाएगा? वैल्यूज आ जाती हैं बच्चों, वैल्यूज आ जाती हैं, रूल्स आ जाते हैं, ठीक है, रूल भी इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे, नॉर्म्स हैं, फिर उसके अलावा मॉरल्स हैं, फिर मॉरल के अलावा इसके अंदर लैंग्वेज जो है ये भी आ जाती है, और लैंग्वेज के बाद मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन है वो आ जाते हैं। लैंग्वेज या लैंग्वेज, और आगे आप लिख लें ऑर्गेनाइजेशंस ETC। अगर आप गौर करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं which has not, all these things have not any physical structure, physical body, इनका ना फिजिकल स्ट्रक्चर है और ना इनका कोई फिजिकल बॉडी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर। मसलन इसमें क्या कुछ आता है? इसमें बिलीफ यानी अकायद आ जाते हैं, आइडियाज़ तस्वरात आ जाते हैं, वैल्यूज़ अकदार आ जाते हैं, रूल्स कवानीन आ जाते हैं, नाम्स रसूमात आ जाती हैं, या स्पेशल छोटे मोटे कवानीन यानी कि कवायद जिन्हें कहते हैं, मॉरल्स अखलाकियात आ जाती है, लैंग्वेज ज़बान, ऑर्गेनाइजेशन मूर्ति तंजीमें वगैरह, ये सारे का सारा नॉन मटीरियल कल्चर का हिस्सा हैं। उसके बाद अभी हम आगे जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, कंपोनेंट्स जो हैं वो भी हम पढ़ेंगे। COMPONENTS, कंपोनेंट्स ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ नॉन मटीरियल जो कल्चर हैं वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो मैं एक एक बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पेपर में आ सकते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर। तो वो जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए। अगर समझ नहीं होगी तो कभी भी LLB आपसे नहीं होगा, क्योंकि इल्म के लिए अक्ल का होना ज़रूरी है, दिमाग का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो नॉन कंपोनेंट्स मटेरियल हैं उसमें, तो इसमें सबसे पहले बात आ जाती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू नॉट अंडरस्टैंड देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू।
tradition. The first of all in non-material culture is considered that is called tradition. ट्रेडिशन क्या होता है जी? ट्रेडिशन एज अ जनरल टर्म, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन आपको पता ना ये किसको कहते हैं? ये रवायत को कहते हैं. एज अ जर्नल टर्म रेफर्स टू द कस्टम्स, रिचुअल्स. कस्टम्स और रिचुअल, अच्छा जी ये दोनों लफ्ज जो है ना इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं. तो आपको पता है कि कस्टम और रिचुअल में और एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है मोर्स, बिलीफ. इनमें क्या फ़र्क है पता है आपको? अच्छा, एक फोल्क लोर भी होता है, फोल्क लोर, यह भी लफ्ज इस्तेमाल होता है. हैबर्ट्स, अच्छा जी, तो ये इसमें ये याद रखिएगा कि जो लफ्ज़ होते हैं ना, हर जो लफ्ज़ होता है उसका अपना एक मीनिंग होता है. हम अपने माशरे में हर लफ्ज़ को मुख्तलिफ अंदाज में बोलते हैं, तो उसमें हम तब्दीली करते हैं. एंड दिस इज़ नॉट, आई थिंक दैट फेयर एटीट्यूड ऑफ द पीपल. अच्छा, तो इसमें ट्रेडिशन में तो ये चीज़ें आ गई. ट्रेडिशन एज अ जनरल टर्म रेफर्स टू द कस्टम, यानी जो ट्रेडिशन है ना बेसिकली ये रवायत होती है और इसमें कोई रस्म भी आ सकती है और कोई पुरानी रस्म भी आ सकती है, इसमें अकायद भी आ सकते हैं, इलाकाई रस्म भी आ सकती है और इसमें आदतें भी आ सकती हैं. बाज़ लोगों की जो होती है ना इलाके में, बाज़ लोगों की खास रस्म और रवाज होते हैं, यानी इसके अंदर ना रवाज वगैरह भी आ सकते हैं. तो ये किस में आ सकते हैं? हैबिट्स इन आ गिवन एथनिक ग्रुप. आपको पता है ना एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक होता है नस्ली. कोई भी कौम, नस्ल जो है ना उसके जो आपने इस तरह के जो मामलात होते हैं ना वो सारे के साथ है एथनिक ग्रुप होते हैं. ETHNIC, एथनिक, नस्ली. ठीक है, हर नस्ल है, जैसे पठानों की एक नस्ल है उनके अपने हैं, इसी तरह पंजाबी हैं उनके अपने हैं, बलोची जो है उनके अपने हैं. तो दिस इज़ द ट्रेडिशन. उसके बाद आगे जो नंबर 7 है, जो नंबर नेक्स्ट है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा फोल्क वेज. फोल्क वेज बेसिकली ये भी कल्चर जो होता है ना, यानी कि नॉन मटेरियल, उसमें पाई जाने वाली ये रस्में होती हैं, यानी लोगों के तरीके होते हैं जो कि लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, शादी ब्याह के मौका पे करते हैं, मरण जीवन पे करते हैं. और जो ख़ास मौक़े होते हैं, फ़र्ज़ करें न्यू ईयर आ गया उसमें करते हैं, किसी को शादी आ गई उसमें करते हैं, जो बच्चों की चाइल्डहुड होती है जिसमें वो बच्चों की बर्थडे मनाते हैं उसमें करते हैं. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली असल में ये बिहेवियर ही हैं जो ख़ास मौक़ा पर जो एक इंसान है ना इनका इज़हार करता है. ठीक है, तो बीइंग फ़र्ज़ करें को मरना हो जाता है तो लोग क्या होते हैं, आमतौर पे काले कपड़े वगैरह पहनते हैं. शादी ब्याह पे आमतौर पे लोग कलरफुल जो ड्रेस होता है, वाइट जो होता है वो पहनते हैं. तो ये भी बेसिकली फोल्क वेज हैं. ठीक है ना, बिहेवियर यानी कि वो रवैया, बीइंग, being practiced in certain ethnic group. ये भी कोई भी एक एथनिक ग्रुप है, एक नस्ली ग्रुप है जिसके अंदर ये सारा कुछ होता है. ये एथनिक ग्रुप इसलिए लिखा जाता है कि जिस तरह
आगे मैंने आपको बताया ना कि हर जो माशरा होता है उसकी रवायात अपनी होती हैं। इसी तरह हर जो माशरा होता है उसकी इलाकाई जो रवाज हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। फोल्क वेज होते हैं, इलाकाई जो रवाज होते हैं लोगों के वो भी। और बेसिकली बोथ आर द पार्ट ऑफ द नॉन मटीरियल कल्चर। ये दोनों नॉन मटीरियल जो कल्चर हैं उसका हिस्सा हैं। आगे भी आगे चलते हैं। नंबर 3 पे आएगा बिलीव्स। जो बिलीव्स होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो अकायद हैं। आज भी बाज़ माशरों के अंदर जो जिन चुड़ैल की जो कहानियाँ हैं जिनको फेरी टेल्स कहते हैं वो बड़े ज़ोर शोर से सुनी जाती हैं और लोग उन पर बड़ा बिलीव करते हैं। लेकिन साइंस की दुनिया में तो इन चीज़ों को नहीं माना जाता। आज भी हमारा ये अकीदा है, यानी कि मिसाल के तौर पर जी अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, काली बिल्ली आगे से आ गई है तो आपका काम नहीं होगा, ये भी बिलीव बन चुका हुआ है बाज़ लोगों का, तो ये यकीन बन गया हुआ है। आज हमारा ये बिलीव है कि मिसाल के तौर पर जो नया साल होता है उसमें अगर इंसान अच्छा करे, पूरा दिन अच्छा गुजारे तो पूरा साल अच्छा गुजरता है। आज भी हमारा ये बिलीव है कि अगर हमारे घर की छत के ऊपर मंडेर के ऊपर आके कौवा बैठे, उस घर में मेहमान आते हैं, तो ये बिलीव्स हैं। और ये सबसे ये बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दीज आर थिंग्स आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफाइड एंड स्पेशल ग्रुप ऑफ एथनिक ग्रुप। हर एक एथनिक मसलन इसकी मैं मिसाल ये ऐसे देना चाहूँगा कि आज जो मुसलमान हैं, खासकर जो पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, हमारे यहाँ ये है कि अगर घर पे कौवा आता है तो क्या आएगा, मेहमान आएगा, क्योंकि हमारा अपना एक ग्रुप है, हमारी एक नस्ल है, एक कौम है, मुसलमान है। ऑस्ट्रेलिया में यही बिलीफ है कि अगर किसी घर पे कौवा बोले तो वहाँ पर किसी की मौत का वक़्त होता है, यानी कि मौत आती है। इसी तरह उल्लू के हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म के, तो ये जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनके बिलीफ बन चुके हैं बाहर चीज़ों के बारे में। यूरोप है, इसका बिलीफ है 13 के हिस्से से, 13 के हिस्से से ये बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी होटल पे चले जाएं तो 13 नंबर वहाँ पर कोई टेबल नहीं होगा। आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं 13 नंबर वहाँ पर कोई बेड नहीं होगा। किसी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को देख लें, 13 नंबर की बिल्डिंग आपको नज़र नहीं आएगी, 12 के बाद डायरेक्ट आगे 14 आ जाती है। तो ये बिलीव्स होते हैं जो एक खास एथनिक जो ग्रुप होता है उसके अंदर, यानी कि सारे अंजाम देते हैं, उसके अंदर ये पैदा हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या जी, बिलीव्स आर द आइडियाज़। अभी मैं थोड़ी डिटेल लिखना चाहूँगा, समझा तो मैंने दिया है। बिलीव्स आर द आइडियाज़, ये वो आइडियाज़ होते हैं, ये वो ख्याल होते हैं, तस्वुरात होते हैं। आइडिया का आप व्यू पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ये वो व्यू पॉइंट्स होते हैं, यानी कि क्या करते हैं इसमें, आप इनको एटीट्यूड भी कह सकते हैं। ये व्यू पॉइंट्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं ऑफ द पर्टिकुलर क्या होता है, जो मखसूस इलाके के लोग होते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ठीक है। बिलीव्स आर द आइडियाज, व्यू पॉइंट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो जो माशरे के जो लोग हैं उनके खास किस्म के मतलब ये तस्वुरात होते हैं। अच्छा, ये एक और बात मैं आपको ये बताऊं, मिसाल के तौर पर आगे मैं थोड़ा ये लिखना चाहूँगा, जैसे मसलन दे आर, ये आमतौर पर दे आर कंसिस्टेड ऑफ, ये आमतौर पर किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, फेबल। आपको पता है फेबल्स क्या होती हैं? फेबल होती हैं जो वैसे कहानियाँ बनाई जाती हैं, वैसे फेरी टेल जो कहानियाँ होती हैं। फेबल्स मतलब है जैसे ये कौवे वाली कहानी है, कुत्ते वाली कहानी है, या बाज़ इलाकों में बाज़ कहानियाँ मशहूर हो जाती हैं जी कि फ़लाँ जो जगह है वहाँ पर जो जिन चुड़ैल हैं वो रहते हैं। तो ये दीज आर ऑल फेबल्स। फेबल के बाद आगे प्रोवर्ब्स। बाज़ प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? ये भी कुछ मुहावरात होते हैं जो बाज़ इलाकों के हवाले से बोले जाते हैं। अच्छा जी, मिथ्स क्या होती हैं? अजीबो गरीब, यानी कि बाज़ इलाकों के बारे में बातें, मिथ। यानी कि जैसे ये कहना कि फ़लाँ जगह पर, यानी कि अगर कोई बंदा चला जाता है तो उसको सेहत हासिल हो जाती है या वो बीमार हो जाता है, फ़लाँ दरख्त से बंदा गुजर जाए तो उस दरख्त की वजह से बंदे के ऊपर अच्छे असरात पड़ते हैं, फ़लाँ दरवाजे से बंदा गुजर जाए उस दरवाजे की वजह से बंदे की बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये मिथ्स बेसिकली
वो हैरान कुन अजूबे होते हैं जो किसी माशरे में बाद जगहों वजह से मशहूर होते हैं। जैसे बात करते हैं फ़लाँ जो पीर हैं वहाँ पर जाएँ तो आपकी चंबल ख़त्म हो जाएगी, आपकी हार्श ख़त्म हो जाएगी। तो ये मिथ्स हैं बेसिकली, ये माशरे के अंदर मौजूद होते हैं। फिर आगे फोल्क लोर, ये खुद बनाई हुई लोगों की कहानियाँ होती हैं। ट्रेडिशंस, जैसे बाज़ जगहों पर यह है कि लोग जिस वक्त शादी का दूल्हा होता है तो दूल्हा का गांव के अंदर कोई पीर शीर है तो वहाँ पर दरबार पे लेके जाते हैं दूल्हे को ताकि इसकी जो शादी है वो सारी की सारी सही रहे। तो ये लोगों के बिलीव्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बच्चों सुपरस्टिशंस हैं। सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस यानी तोम परस्ती, मैंने आपको मिसालें दे दी हैं। सुपरस्टिशंस मैंने मिसाल दे दी है, ETC, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो बिलीव्स के हवाले से आप कुछ भी नहीं कह सकते, किसी वक्त भी ये असरअंदाज हो सकते हैं, किसी वक्त भी यहाँ पर अटैक हो सकता है, क्योंकि ये बिलीव्स होते ही ऐसे हैं, क्योंकि ये माशरे का हम लोग हिस्सा हैं और ये चीज़ें सारी माशरे के अंदर पाई जाती हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि माशरे के अंदर वो चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते हैं और आप वैसे किसी के बारे में सोचते हैं, वो सारे का सारा नॉन मटीरियल कल्चर के अंदर आता है और उसके अंदर ये चीज़ें सारी आती हैं। आप ज़रा आगे देखें, बिलीव्स के बाद आगे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें क्या आएगा, वैल्यूज़ आ जाएंगी। वैल्यूज़, अब जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ आर द कॉमन, जो वैल्यूज़ होती हैं ये आर दी कॉमन एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये कौमों के नस्लों के बनाए हुए ये मुख्तलिफ किस्म के म्यार होते हैं जो लोग खुद बना लेते हैं। इन आ सिविलाइज्ड, जैसे लोग नहीं कहते, अमीर लोग कहते हैं जी कि हमारी ये रस्म है, जो गरीब है उनके सिविलाइज्ड। तो इसमें लोगों की यानी कि ये बेसिकली ना गैप होता है, इसको ना गैप कह सकते हैं, फैमिली गैप कह सकते हैं, या यानी कि लीड क्लास एक अलग होती है, गरीब लोगों की क्लास अलग होती है, सिविलाइज्ड सोसाइटी। फिर सोसाइटी where group members have the ability to distinguish what is right or what is wrong. Society where the people have the ability to differentiate and distinguished between the right and wrong। ठीक है जी, तो वैल्यूज आर द कॉमन एथिकल स्टैंडर्ड्स इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी वेयर द पीपल हैव द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी कि द राइट एंड रॉन्ग। तो ये वैल्यूज अकदार आ गई बेसिकली। उसके बाद आगे है, उसके बाद वैल्यूज के बाद जो आगे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो आ रही है नॉर्म्स। नॉर्म्स, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट NENT कंपोनेंट ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉर्म्स आर द प्रॉपर कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ लाइफ होता है। कंडक्ट क्या होता है, बिहेवियर होता है। कंडक्ट क्या होता है, एटीट्यूड होता है। ठीक है ना, ऑफ सोशल बिहेवियर, ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर
that should be followed, that should be followed in the society। ठीक हो गया, इन द सोसाइटी। इस तरह बच्चों ये जो जितने भी वैल्यूज़, तो ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली इनको मैं थोड़ा सा ज़रा कलर दे लूँ ताकि यू कैन ईज़िली डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम एंड देयर डिटेल्स। यस, जो बिलीफ्स हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हैं, और इंसान अगर अच्छी सोच है तो अच्छी तरक्की है। तो ये बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर के हैं। इसमें ट्रेडिशन है, आपने देख लिया, फोल्क वेज हैं, ये भी हैं, बिलीफ्स हैं 3, वैल्यूज़ 4 और नाम्स 5। तो मैंने आज आपको कल्चर की डेफिनेशन, कल्चर की जो 2 मेन टाइप्स हैं इसकी, नॉन मटीरियल कल्चर और नॉन मटीरियल कल्चर, और जो नॉन मटीरियल कल्चर उसके जो कंपोनेंट्स 5 इंपॉर्टेंट 5 इसके कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो कि इसके नासरे तरकीबी हैं, जो कि किसी भी माशरे के अंदर पाए जाते हैं। मैं बच्चों इसी के साथ, यानी कि मैं असल ये है कि ये जो सवाल है ना बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर जो था ना, यही था मेरा बेसिकली टॉपिक, और इसके कंपोनेंट्स थे। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये जो लेक्चर है इसकी समझ सही आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह आप लोग अच्छे तरीके से इस लेक्चर को तैयार भी कर लेंगे। फ़र्ज़ करें डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। आप इनकी ना स्लाइड्स भी ले सकते हैं, इनके स्लाइड जो है ना वो भी ले सकते हैं आप, और उसके बाद इनको पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है। जो मटेरियल होता है ये क्या होता है, यानी मटेरियल एंड मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर पूरा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मटेरियल कल्चर क्या होता है, उसके बाद नॉन मटेरियल कल्चर आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन है सारी आपके सामने। मैंने पहले भी बताया मटेरियल वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जो फिज़िकल होते हैं, फिज़िकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, और इसमें नॉन फिज़िकल ऑब्जेक्ट होते हैं, ये नॉन मटेरियल होते हैं। फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं। जो कंपोनेंट्स हैं ये ज़रा देखें, इनको ज़रा थोड़ा सा मैं यानी गिविंग एनो मतलब मैं डिफरेंट कलर दे रहा हूँ, बल्कि ये कलर बेहतर है। तो ये कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स किसके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर, बल्कि ये पूरा सेंटेंस है, इसको पूरे को मैं इधर अलग से लिखना चाहूँगा ताकि आप लोग जो हैं किसी जो गलती है उसका शिकार ना हों, और आपके लिए भी ये सारे का सारा जो है इसका एक ही पॉइंट बन जाए और आपको पूरी की समझ आ जाए। अब ये बन गया है कंपोनेंट्स ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ट्रेडिशन आएगा। मेरा ख्याल है कि ये डॉट के बजाय इनको नंबर अगर मैं दे दूँ 1 तो ये ज़रा आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी। नंबर 1 पे ये आ गया, और नंबर 2 पे क्योंकि ये नंबर वाइज ज़रा याद करना इजी होता है इसने फिर नंबर 1 लिखा है। अभी इसको मैं नंबर 2 करता हूँ, इसलिए कि नंबर 2 के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। नंबर 2 के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा, इसके पास इधर गया ये, इसके पास अब ये यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा। तो ये फोल्क वेज आ गया, इसका कलर चेंज करना चाहूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। ज़रा जो पॉइंट होता है उसका कलर बाकियों से मुख्तलिफ हो, तो फिर ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। इसी तरह आगे नंबर 3 है, इसको मैं नंबर देना चाहूँगा नंबर 3। तो फिर वही मुझे सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये तो दोबारा वही इसने 1 लिख दी है, लेकिन 1 नहीं हमें चाहिए, मुझे इसके लिए यहाँ पर 3 चाहिए। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद आगे नंबर 4 है, यहाँ पर मैंने नंबर 4 लिखना है। ये भी आपका चौथा पॉइंट है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है।
इसमें मुझे दोबारा यहाँ पर आके नंबर 4 लिखना होगा। ये क्यों नहीं लिख रहा, क्या वजह है? इसको लिखना चाहिए। चलें, बाज़ औक़ात ना कंप्यूटर जो होता है ना, ये भी हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, हालांकि इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं भी आखिर इसका बाप हूँ। नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 पे इसको भी चेंज करना है, तो ये नंबर 5 अभी आएगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, नंबर 5 आ गया। इस तरह बच्चों ये 5 के 5 मुकम्मल हो गए। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन था, इसको ज़रा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।